हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम नवंबर महीने की 5 और 6 तारीख का करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? आरबीआई, अमूल, नाबार्ड, एसबीआई। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। हाल ही में आरबीआई को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। और जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 2015 से। जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है वह इस जो अवार्ड हैं उनको देता है। जो चेंज मेकर अवार्ड्स वगैरह हैं इनको देता है द हिंदू। उसका हिंदू बिजनेस लाइन एक करके एक डिवीजन है जिसको प्रोवाइड कराता है, द हिंदू बिजनेस लाइन। यह पुरस्कार उन लोगों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने काम में के माध्यम से समाज अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने का योगदान योगदान दिया है। ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसके और विजेता कौन रहे हैं? आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड मिला है अमूल को। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है हरकी एंड एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को। फाइनेंशियल चेंज के लिए मिला है प्रधानमंत्री जनधन योजना को। और द यंग चेंज मेकर मिला है चेरी लैंड सॉफ्टवेयर को। और एक मिला है स्टेलापास टेक्नोलॉजी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये हो गए इसके 6 कैटेगरीज हो गई। और जान लेते हैं अवार्ड 6 कैटेगरी में प्रदान किए जाते हैं। विजेता रहा है इसका आरबीआई बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। आरबीआई की ओर से यह पुरस्कार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। आरबीआई को यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं अमिताभ बच्चन, राजीव अरोड़ा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले 5 साल के लिए यानी कि 5 सालों के लिए इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी लोकेशन कहाँ है? सोमनाथ मंदिर की इसकी लोकेशन है गुजरात में। और ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था महमूद ऑफ गजनी के द्वारा 1024-25 में। तो ये भी जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें करंट में होती हैं उसी से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वानामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 नवंबर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। और जान लेते हैं इसकी थीम क्या रही है। फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर इस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की थीम रही है। फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। उद्देश्य आम लोगों को सुनामी जैसी घातक आपदा के बारे में जागरूक करना। इसके साथ साथ और कौन से जो दिवस रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो 3 नवंबर को मनाया गया था अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज 2023 के क्वार्टर 3 के लिए शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है?
प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 की में Q3 के लिए कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मनीला, टोक्यो, बीजिंग, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनीला। तो बेसिकली ये करता क्या है? जो ये है एक तरीके से प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन करता है जो कि 46 शहरों को आवासीय कीमत उतार चढ़ाव में उसका बताया है कि जो भी ये हैं सिटीज़ में, तो हम वहाँ पर अगर कोई रूम लेते हैं या फिर कोई जगह लेते हैं तो उनमें कितना बदलाव आया, उसकी जो वहाँ पर किराया है, किराए में कितना बदलाव आया है, कितना रेट उसका बढ़ा है किराए का। तो इस चीज़ को बताता है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में मनीला में आवासीय कीमतों में 21.2% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि पहले यहाँ पर जो कमरा 1000 का मिलता हुआ तो वो 1210 का मिल रहा होगा। रैंक, इसमें से पहली रैंक मिली है मनीला को, दूसरी रैंक मिली दुबई को, तीसरी रैंक मिली है संगाई को, और सबसे लास्ट में है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए का सैन फ्रांसिस्को इसमें लास्ट है सबसे। और अपने भारत के 3 शहर इसमें शामिल हैं। तो पहला है उसमें, चौथे नंबर पर जो है मुंबई, 10वें नंबर पर दिल्ली, 17वें नंबर पर बेंगलुरु। तो अपने देश के 3 शहर इस सूची में शामिल हैं, जिसमें मुंबई चौथे नंबर पर है, दिल्ली 10वें नंबर पर और 17वें नंबर पर बेंगलुरु। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? ऑप्शन है कोस्टा सेरेना, महासागरी नाविक, भारतीय क्रूज एक्सप्लोरर, रॉयल इंडिया ओडिसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोस्टा सेरेना, जैसा कि इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बंदरगाह, हम इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, तो जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल हैं वो किसके मंत्री हैं? जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं। उन्होंने मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायान का शुभारंभ किया है। कोस्टा सेरेना भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, यानी कि भारत का पहला ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। ये क्रूज परिचालन देखो अपना देश नामक पहल का एक हिस्सा है जो घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, मैक्सिको, केन्या, ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है। अब ये जान लेते हैं व्हाइट हाइड्रोजन होती क्या है। तो व्हाइट हाइड्रोजन होती क्या है? ये सफ़ेद हाइड्रोजन रिसाइकलेबल होती है, इससे प्रदूषण नहीं होता। मेन चीज़ क्या है, इससे प्रदूषण नहीं होता। फ्रांस के अलावा माली, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सहित विभिन्न देशों में व्हाइट हाइड्रोजन के महत्वपूर्ण भंडारों की पहचान की गई है। तो कहाँ कहाँ पर? माली, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, यहाँ पर भी व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? यानी कि डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो बन गई है ऑप्शन नंबर बी, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स, TAS। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स बन गई है डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी। डीजीसीए के बारे में जान लेते हैं। डीजीसीए भारत सरकार की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधीनस्थ नागर विमानन की एक नियामक संस्था है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिविल एविएशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में।
डीजीसीए का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का क्या नाम है? तो जो पूर्वी कमान है, तो उसका आयोजित एक साल में एक बार जो किया जाने वाला एक अभ्यास है, उसका नाम क्या है? पूर्वी क्षेत्र में जो की जाती है। ऑप्शन हैं अभ्यास पूर्वी आकाश, अभ्यास पूर्वी बादल, अभ्यास पूर्वी अग्नि, अभ्यास पूर्वी सेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास पूर्वी आकाश, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होती है। और ये वो किसकी है? एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। और भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है, यानी कि भारतीय वायुसेना एक भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो हैं मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर रहा है। और जान लेते हैं इसके बारे में। इस चैंपियनशिप में भारत ने 21 स्वर्ण पदक जीते हैं और 21 रजत जीते हैं और 13 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर 55 पदक जीते हैं भारत ने। और इसके साथ भारत का दूसरा स्थान रहा है पदक तालिका में। इंडिया वॉन अ टोटल 55 मेडल्स। ओके। एंड भारत की एक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 50 मीटर राइफल में तीसरी पोजीशन हासिल की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह है ना। आयुषी पोड्रे श्रेयंका सतंगी टीम इवेंट में इन्होंने 50 मीटर राइफल में भी तीसरी पोजीशन प्राप्त की। तो इनको मतलब 3 पोजीशंस आई हैं। तो पहले नंबर पर कौन रहा है? चाइना रहा है, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर साउथ कोरिया। इसकी शुरुआत कब से हुई है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की? इसकी शुरुआत हुई है 1967 से। आयोजन कौन करता है? आयोजन करता है एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन, इसका आयोजन करता है। हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस विवेक शर्मा, जस्टिस सतीश मुखर्जी, जस्टिस आनंद मिश्रा, जस्टिस राजेंद्र मेनन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस राजेंद्र मेनन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन को, तो ये पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इन्हें वर्ष 2019 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। अब इनका कार्यकाल 6 जून 2027 को समाप्त होगा। अब थोड़ा जान लेते हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में। भारत में एक सैन्य न्यायाधिकरण है। ये एक तरीके से किसके लिए न्यायाधिकरण है? ये है आर्मी के लिए। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स एक्ट। इसको आर्म्ड फोर्स यानी कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत बनाया गया। सिविल न्यायालयों में सशस्त्र बल के सदस्यों और बल के बीच विवादों के फैसले में देरी की समस्या को हल करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो डेडिकेटेड एक कोर्ट होता है उसको कहते हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।